अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काफ वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और हम जानते हैं कि आज हमारी जम्मू की ये जो जनता है ये गुस्से में सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में जबकि डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे किए गए थे, ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। हमारे देश के स्टूडेंट्स देखें, चाहे डेली वेजर्स देखें, कल पेरेंट्स का प्रोटेस्ट देखें, सब सड़कों पे उतर के आ गए हैं। जबकि इस पेंडेमिक के दौरान सबको अपने अपने घरों पे होना चाहिए था। आखिर उनमें इतना गुस्सा क्यों है? सब सड़कों पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो आज हमारे साथ है दरक्षा अंद्राबी जी, हम इन्हीं से बात करते हैं। वेलकम मैम। चलिए, आपका शुक्रिया। आपने जितने बड़े सवाल किए हैं, पहला सवाल आपका है कि आज इस पेंडेमिक में लोग सड़कों पे क्यों हैं। क्या सड़कों पे आज पहली बार लोग आए हैं? नहीं, क्योंकि हर मामले में लोगों का सड़क पे आना ये ज़रूरी नहीं होता है। क्यों? अगर सरकार उनको फैसिलिटी देती है, अगर सरकार से वो मुतमईन है, तो लोग सड़कों पे नहीं आते हैं। पर आज जो जैसे आप कह रहे हैं स्कूलों के बच्चे, जैसे प्राइवेट स्कूल के आप देखते हैं, वो आए हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी, पेंडेमिक हिंदुस्तान में या दुनिया भर में पहली बार हुआ। कोरोना वायरस जो आ गया पूरे दुनिया में आ गया, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं आया, जम्मू कश्मीर में नहीं आया। ये अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से एक कहर बर्पा हो गया। इसमें कोई सरकार नहीं रोक सकती है। लेकिन हाँ, परेशानियां लोगों पे बहुत आई, विपदा आ गई, और अचानक से ये जब विपदा आ जाती है, इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे कहूँगी, अभी जो आपने सवाल किया वो इसी के रिलेटेड है कि पेरेंट्स सड़कों पे आए हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स सड़क पे नहीं आए हैं, बल्कि कौन आए हैं? प्राइवेट स्कूल्स के जो में पढ़ते हैं बच्चे, वो सड़कों पे आए हैं, उनके पेरेंट्स कि हम फीस कहाँ से देंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, क्योंकि हर बारी मुझसे ये कहा जाता, आप उदाहरण क्यों, आप दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह जवाब क्यों नहीं देती है। लेकिन पॉलिटिशियन से पहले मैं एक नागरिक हूँ, यहाँ की सिटीज़न हूँ। जो बाकियों का दर्द है वो मेरा भी दर्द है। जो बाकी जिस चीज़ से जूझ रहे हैं उससे मैं भी जूझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, यहीं की हूँ, कहीं आसमान से नहीं उतरी हूँ। देखिए, पेरेंट्स हमारे, हम देखेंगे कश्मीर की सिचुएशन, 30 साल से वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं। लेकिन वहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स ने हमेशा फीस दिया प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों का मसला ये है, वो कह रहे हैं अगर हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ स्कूल के टीचर भी हैं, तो हमें उनको तनख्वाहें देनी है। तो अगर पेरेंट्स वो उनको फीस नहीं देंगे तो वो जो टीचर वहाँ पे है वो, तो फिर उनको अपनी तनख्वाहें छोड़नी पड़ेंगी। मैम, अभी आपने कहा ना कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पेरेंट्स को भेजना चाहिए अपने बच्चों को। हाँ। बट आप बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पे सही होता तो हमारे गरीब बच्चों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सरकारी स्कूलों में सही होता तो आज हमारे गरीब माँ बाप को सड़कों पे नहीं आना होता। क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चों को वो वैसी तालीम दे देते हैं? प्राइवेट स्कूल का टीचर 10 से 15 हज़ार की तनख्वाह लेता है, तब भी हम प्रेफर करते हैं हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और 1 लाख वाला टीचर जो सड़कों पे आता है, मुझे इंक्रीमेंट दो, मुझे ये दो, मुझे SRO 202 में मत लगाओ, लेकिन पढ़ाते नहीं बच्चों को, तो फिर हमारे बच्चे कैसे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में? अगर हमारे सरकारी स्कूलों की तालीम अच्छी होती, वहाँ के टीचर हमें अच्छे पढ़ाते। मैम, आप इस फैक्ट को जानते हैं कि मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनको पढ़ाया नहीं जाता, तो ग्राउंड लेवल पे कभी आपने मतलब
ये देखने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों है, मतलब उन मैंने की, क्योंकि मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हूँ माय डियर, मैं वक्फ को देखती हूँ। बट हमेशा मेरे दिल में यही दर्द रहा कि ये जो लोग पैसे लेते हैं, ये जो 4 महीने 5 महीने सरकारी स्कूल के, मैं सरकार को, ये एलजी को कहना चाहती हूँ और अपने अपने कमिश्नर साहब को बोलना चाहती हूँ, जो टीचर घर में बैठे उनकी तनख्वाहें काट के उनको मत तनख्वाह दो। ये भी कल को एक क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर अंद्राबी ने ऐसा कहा। मैं कह रही हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो पढ़ाते नहीं बच्चों को, तभी तो हमारी ये विपदा आ गई है, वो नहीं पढ़ाते हैं। मैं सामून साहब से, एलजी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि हमारे गरीब तबके को प्राइवेट स्कूल जाना ही ना पड़े। मैं विपदा समझती हूँ, मैं परेशान हूँ उन लोगों के लिए जिनको दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों का फीस देना है। जो सरकारी मुलाजिम है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घर में बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, काम तो करते नहीं। वो टीचर काम नहीं करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों ग्राउंड लेवल की बात करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। फिर से बोलूंगी, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, उनको फीस लिया जाए, जो गरीब बच्चे हैं उनको माफ किया जाए। ठीक है मैम। मैम, कभी आपने SRO 202 के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, जबकि आप बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं? देखिए, मेरे आवाज़ SRO 202 की बात मेरे से अभी भी एक भाई साहब ने पूछा था पहले आपसे, छोटा भाई है हमारा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा और बहुत उनका वीडियो वायरल भी हो गया। हमने तब भी उनसे कहा था, जनाब आप बहुत अच्छे हैं, आपकी रीच हर जगह है, तो हमें ये सवाल आप भी पूछ रही तो आपका भी वायरल हो जाए। मैं ये मानने के लिए और अल्लाह से कहूँगी ये वायरल हो जाए और उन लोगों तक पहुँचे जिनसे मैं मुखातिब होना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ, देखो SRO 202 जो बच्चे लगे हुए हैं, जो हमारे नौजवान लगे हुए हैं, वो है ना नौकरी में। आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं लगी हो ना SRO 202 के दरमियान, ना कहीं और परमानेंट जॉब में हो। अब हम उन्हीं के बारे में पहले सोचे, वो लगे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है, सरकार ने बोला है, उनका हम आराम से कर लेंगे। लेकिन जो नहीं लगे हुए हैं, जिनके लिए कोई पॉलिसी बेचारों के लिए नहीं थी, क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? अब मैं टीचर्स की बात करूंगी, हमारे बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? वो SRO 202 के दरमियान लगे हुए हैं ना, कहाँ पढ़ाते हैं मुझे बताए। एक सवाल उनसे भी जाके करो ना, पढ़ाते कहाँ हैं? क्यों हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर है? क्यों गरीब माँ बाप दिहाड़ी लगा के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है? और वो टीचर जो लड़ रहे हैं हमें 1 लाख रुपया बराबर तनख्वाह दो, क्या वो 1 लाख बच्चों को पास आउट कराते हैं, डिस्टिंक्शन दिलाते हैं? क्या वो स्कूल हमारे उस तरह से, जो हमारा हम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस वाले, डिस्टिंक्शन वाले लेते हैं सरकारी मुलाजिम, लेकिन क्या वो बेस्ट अपने बच्चों को दे पाते हैं सरकारी स्कूलों में? अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको सिर्फ छुट्टियां चाहिए, उनको सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाने की फिक्र रहती है। देखिए, आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे यही बात है। मैं भी हूँ ना यहाँ की सिटीज़न, पॉलिटिशियन तो बाद की बात है ना, पहले मैं सिटीज़न हूँ। मैं अपने बच्चे को क्या बोलूँ, जाओ मैंने वहाँ पे PhD, उसने नीट क्वालिफाई किया है, उसने JRF क्वालिफाई किया है, वो PhD है, सरकारी स्कूल में टीचर है, बट आता ही नहीं है। SRO 2 के पीछे पड़ा हुआ है। पढ़ाओ ना बच्चों को, बच्चों को काबिलियत दो ना, स्कूल में जाओ। जब तक आपको 10,000 मिलते हैं, 30,000 मिलते हैं, आप उसका काम करते हैं क्या? मैं उन मुलाजिमों से सवाल करना चाहती हूँ जो SRO 202 के तहत लगे हुए हैं, क्या वो उतनी तनख्वाह का काम कर रहे हैं? देखिए, मैं वो पॉलिटिशियन नहीं हूँ जिसको वोट की पॉलिटिक्स करनी है। मैं वो पॉलिटिशियन हूँ जो लोगों का दर्द जानती है। ये मेरा दर्द है, ये मेरे टैक्स का पैसा है जो हम मुलाजमों को देते हैं, और वो काम नहीं करते हैं।
एक पैसा का काम नहीं होता है, चाहे सरकारें रही चाहे अभी सरकार नहीं है, नहीं करते हैं वो काम। जो टीचर्स लगे हैं, लेक्चरर्स लगे हुए हैं, नहीं करते हैं वो काम। वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ धरना देते हैं, हाँ हमें लाख रुपया तनख्वाह दो, बच्चों को पढ़ाओ ना तो हम प्राइवेट स्कूल में भेजना बंद करेंगे। बाकी रही हर एक को एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हम उसके साथ हैं, लेकिन पहले उनको ये सवाल जाके करो ना जब वो धरना देते हैं। आप जाओ सारे और बोलो कितने बच्चे आपके स्कूल से पास हो रहे हैं। तरफ से बोल रही हूँ, हम बर्तन मांजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और घरों में काम करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकारी स्कूल में सिर्फ टीचर लगे हैं SRO 202 के पीछे, हमें तनख्वाहें बढ़ाओ, मगर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। वो लोग स्कूलों में जाते नहीं हैं, सिर्फ सेक्रेटेरिएट के चक्कर काटते हैं, धरना देते हैं और आप उनको माइक लेके जाते हैं, हाँ जी हम आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ, उनसे सवाल पूछो कितने बच्चों को आपने इंटेलिजेंट बनाया, कितने बच्चों को डिस्टिंक्शन आई और कितने बच्चे आपके ज़रिए सरकारी प्राइवेट स्कूलों से आकर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैम ये जो SRO 24 का मामला चल रहा है, मैं इस पे आपका सजेशन पूछना चाहूँगी। देखिए ये अभी का है ना मसला, इस पे सरकार सोच रही है। मुझे लगता है पहले हर एक जैसे सबों को प्रोबेशनर पीरियड होता है, जब हम घर में भी देखते हैं क्लास में भी देखते हैं किसकी पोजीशन कैसी है, जब ये मुलाजिमों को हम एक ही बार में देते हैं ना नौकरी। पर उनका कहना ये था मैम कि हमारा टर्मिनेशन पीरियड ही नहीं पूरा हुआ, उससे पहले ही हमें निकाल दिया गया, हमसे कोविड के दौरान काम करवाया गया, फिर ये सब क्यों किया गया? देखिए माय डियर, ये हायर लेवल की बात है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। जो मेरे लेवल की बात थी वो मैंने आपसे करी। मैम मुझे आप बताएं, बीजेपी की सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया? पहला ही नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप देखते हैं पार्लियामेंट में देखो लेडीज़ पावर है, वीमेन पावर है, हर एक आप जगह देखो वीमेन पावर है। हमारी गवर्नमेंट वीमेंस के लिए बहुत सोच रही और काम भी कर रही है। अब ये देखिए कोविड आ गया तो जितने भी प्लान्स थे, जितना भी काम करना था वो रह गया, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया और कर रही है माशाअल्लाह। ऐसी बात नहीं है, हमारे स्कीम्स भी, मोदी जी की जो भी स्कीम्स हैं वो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है। मैम मैंने आपका बीजेपी में जब आपने स्पीच दी थी, मैं वहाँ पे प्रेजेंट थी, आपने कहा कि हम जब बेटी पैदा होती है उसको 1000 मतलब रुपीस देते हैं। मैं आप बताएं। देखिए जब बेटी पैदा होती है, यहाँ पे लाडली बेटी का हो गया था जी। तो जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का प्रोग्राम नारा दिया था हमने, नारा क्या वो सही मानों में है, क्योंकि जब वो पैदा होती है तो उसके बाज़ाब्ता एक पासबुक बन जाता है, तो उसमें 1000 रुपीज़ आ जाता है उसकी शादी के लिए भी और उसके पढ़ाने के लिए भी। वो 21 साल तक तो नहीं निकलेगा, 18 साल तक तो नहीं निकलेगा। देखिए ये पैसा गवर्नमेंट दे देती है जब भी किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए। मैम पर ग्राउंड लेवल पे अगर आप बात की जाए, 1000 रुपये देते हैं, आप बताएं उस 1000 रुपये के लिए पहले उसके पास अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट को खुलवाने के लिए वो कितने चक्कर लगाएगा? आजकल अकाउंट खोलने में थोड़ी चक्कर लगते हैं, जाओ और अकाउंट खोलो। नहीं नहीं मैम, पूरी फॉर्मेलिटीज के बिना अकाउंट नहीं, वो तो ठीक है, फॉर्मेलिटी के बगैर आप अकाउंट खोलेंगे तो कोई भी उसमें जाके निकालेगा, तो आप किसके नाम से, आपको अपनी बच्ची के नाम से खोलना है, अकाउंट खोलना है। देखियो अब आपको कुछ मिलेगा तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट तो भी, अब मोदी जी थोड़ी ना आएंगे फॉर्म भरने के मैम लिए। 1000 रुपया मिलता है, अगर हम ऐसा करें कि उनको डिस्चार्ज के साथ ही हम उनको बाय हैंड 1000 रुपया दे दें, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उनको चक्कर नहीं लगाने? नहीं चक्कर की बात नहीं है माय डियर। देखो एक सिस्टमैटिक रूल होना चाहिए हर एक। हमें भी हम कहते हैं हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, हम यूरोप में जाते हैं तो वहाँ सारा सिस्टमैटिक होता है। मैं चाहती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी सारा सिस्टमैटिक हो जाए, हम भी इतने ब्रॉड माइंडेड हो जाए कि हमें भी समझ आए। चाहे गरीब बंदा है, आप उसको एक बारी हाथ में देंगी 1000 रुपया तो वो भी वो खर्च करेगा, इस बच्ची के नाम पे क्या रहेगा। और मैं चाहूँगी कि जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स होती, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है कि इनको लोगों को बहुत परेशानियाँ होती है, बट वो परेशानियाँ ना हो जाए, उनको परेशानी ना हो, वो बाज़ाब्ता चाहे डाकखाने में भरना है, चाहे वो यहाँ पे बैंक में खोलना है, आजकल इतना मसला नहीं है।
कोई भी जाता है, कोई जैसे जनधन की योजना थी, वहाँ पे तो किसी ने 5 पैसा नहीं भरा, बट वहाँ पे खाता खुल गया। आजकल वो ज़माना नहीं रहा, आजकल बैंक में भी वो फैसिलिटी है, और गरीब से गरीब तर के पास भी अपना एक पासबुक है, अपने एक कॉपी है, तो वो है, ऐसी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि सारे करेंगे। जी शुक्रिया मैम आपका। थैंक ये थी हमारे साथ डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी जी। कई सारे सवाल किए हमने, कई सारे जवाब मिले हमें। अब देखने वाली बात यह है कि सच है, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। ऐसी ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।